गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, गुप्तकाल पढ़ रहे थे अपन, और गुप्तकाल के जो शासक थे श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ये जो चैप्टर है गुप्तकाल वाला, ये बीए बीएड सेकेंड ईयर, उसके पश्चात बीए थर्ड ईयर और बीए 4 ईयर में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो उन शासकों के बाद अपन पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में। यानी अपनों ने समुद्रगुप्त तक पढ़ लिया था, विक्रमादित्य तक। आगे आएगा शासक कुमारगुप्त, यानी चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था, यानी विक्रमादित्य का पुत्र था। तो कुमारगुप्त जो था ना, ये किसका पुत्र था? किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। इसके समय क्या हुआ, बताया जाता है कि पुष्यमित्र जाति थी, एक पुष्यमित्र जाति थी। उस जाति ने क्या कर दिया था? आक्रमण किया। यानी कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति ने क्या किया? आक्रमण किया। और बताते हैं कि कुमारगुप्त के समय गुप्तों की जो राजलक्ष्मी थी, इनका जो वैभव था वो एक प्रकार से क्या हो गया था? बिल्कुल नीचे गिर गया था, क्योंकि पुष्यमित्र जाति ने बहुत भयंकर तरीके से इसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। यानी गुप्तों की जो शाख थी, गुप्तों का जो वर्चस्व था, वो पुष्यमित्र जाति ने क्या किया? ध्वंस कर दिया। किसके समय? कुमारगुप्त के समय। ऐसा भी बताया जाता है कि कुमारगुप्त को इतनी टेंशन हो गई थी, इतनी चिंता हो गई थी कि वह अपनी जो नींद है वो रात में नीचे सोकर पूरी करता था। ऐसा बताया जाता है। कुमारगुप्त ने बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है। यानी कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति आक्रमण करती है। ये स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है ना, उसमें बताता है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति ने आक्रमण किया। गुप्तों की जो राजलक्ष्मी थी वो विचलित हो गई। इनका जो वैभव था, इनका जो वर्चस्व था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। जिसके कारण क्या हुआ कि कुमारगुप्त के समय गुप्तों की जो अवनति हो रही थी, इनके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा था? टकराव आ रहा था। और कुमारगुप्त के समय ही बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। ये छोटे छोटे शासक हैं, बस अपने को सिर्फ स्कंदगुप्त तक पढ़ना है। यानी अपना जो सिलेबस है वो स्कंदगुप्त तक ही है। इसके बाद अपन नहीं पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके जो शासक हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे, उनकी कोई खास उपलब्धियाँ नहीं है। यानी स्कंदगुप्त के बारे में जानने के लिए हमारे इसका अभिलेख है, एक भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ठीक है। यानी बिलसड अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, जिसके माध्यम से हम इनके बारे में जानते हैं, कुमारगुप्त के बारे में, रामगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि कुमारगुप्त के समय जो पुष्यमित्र जाति आक्रमण कर रही थी, अब इसने क्या किया? उस जाति से लड़ाई लड़ी। और बताते हैं कि जो गुप्तों की जो अवनति हो गई थी, गुप्तों का जो वैभव, जो वर्चस्व कम हो रहा था, उसको दोबारा ऊंचा उठाया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, यहाँ तक गुप्त आगे बढ़ रहे थे, वर्चस्व बढ़ रहा था। कुमारगुप्त के आने के पश्चात थोड़ा कम हुआ और फिर दोबारा ऊंचा उठा। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। इसके समय ऐसा बताया जाता है कि जो मैंने आपको बताया था, सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है, आपको पता होगा कि सुदर्शन झील का तो निर्माण तो करवाया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय, पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है। यानी अपन जब मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा था, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना, वो तो करवाया था सौराष्ट्र में
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने, और इस सौराष्ट्र के अंदर उससे झील के ऊपर यानी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा इस झील के ऊपर क्या बनवाया गया? बांध बनवाया गया। क्या बनवाया गया? बांध बनवाया गया। ठीक है, यानी सुदर्शन झील का निर्माण तो करवाएगा पुष्यगुप्त वैश्य, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अब दोबारा इसी सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाएगा कौन? ये पर्णदत्त तो था सौराष्ट्र का गवर्नर, और इसका पुत्र था चक्रपालित। ठीक है, अब हमें एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। अब जो उनके जो वंशज आएंगे, उत्तराधिकारी आएंगे, वो छोटे छोटे हैं, उनके कोई खास वर्णन नहीं है हिस्ट्री के अंदर। 510 के अंदर 510 से भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 भानुगुप्त का एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि 510 में भानुगुप्त होणों से लड़ने के लिए जाता है। किससे लड़ने के लिए जाता है? होणों से लड़ने के लिए जाता है। और जब होणों से लड़ने के लिए जाता है तो इसका एक सेनापति था गोपराज नाम से इसका एक सेनापति था, जो कि युद्ध के मैदान में मारा जाता है। ठीक है, युद्ध के मैदान में मारा जाता है, और युद्ध के मैदान में मारे जाने से हुआ क्या कि इसकी जो पत्नी थी वो इसके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ठीक है, हमें यहीं से किसके उल्लेख मिलते हैं? सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इनके जो शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था को। इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था को, ये जो आपका टेलीग्राम या यूट्यूब का कोई लिंक होगा, वहाँ पर आपको इन सब की PDF मिल जाएगी। अवेलेबल है वहाँ पे, मैंने सरों को दे दी है, वो अपने आप चढ़ा देंगे यहाँ पे, उनकी PDF ले लेना आप। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इस समय यहाँ पर क्या है? राजतंत्र, यानी राजतंत्र ही होगा। प्राचीन समय में होता ही राजतंत्र था। वो तो हमारा 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब क्या बना? लोकतंत्र बना। इससे पहले तो ये क्या थे? हम राजतंत्र के गुलाम थे, हम राजा के गुलाम थे। तो राजतंत्र था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शासन की सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में थी। यानी शासन की सारी शक्तियाँ किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में। सारी शक्ति राजा के हाथ में, और राजा जो था वो सबसे शक्तिशाली था। तो इनकी प्रशासनिक नीतियों की अगर अपन बात करें गुप्तों की, तो प्रशासन का जो प्रमुख नेतृत्व करता होता था वो कौन होता था? राजा होता था। यहाँ पर हमें एक राजसभा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? राजसभा का। यानी राजा क्या करता था? अपने कार्यकारिणी को चलाने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए क्या करता था? कुछ लोगों की नियुक्ति करता था। क्या करता था? कुछ लोगों की नियुक्ति करता था। चलाने के लिए क्या करता था? कुछ लोगों की नियुक्ति करता था, जिसे क्या कहा गया? राजसभा कहा गया। क्या कहा गया? राजसभा कहा गया, जिसके अंदर अब 9 लोगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जैसे महाबलाधिकृत, प्रतिहार, महादंडनायक आदि आदि। यानी हमें ये बताया जाता है कि गुप्तों ने अपने प्रशासन की नीतियों को में सहायता के लिए, यानी राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता था, और राजा अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जो वो सभा होती थी उसे क्या बोलते थे? राजसभा बोलते थे। क्या बोलते थे? राजसभा बोलते थे, जहाँ पर हमें 9 लोगों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? 9 लोगों का
उल्लेख मिलता है कि ये जो 9 लोग होते थे ये राजा के क्या करते थे, सहायता करते थे। क्या करते थे? उसके प्रशासन चलाने में, उसकी गतिविधियों में उसके ये अलग अलग विभागों के अध्यक्ष भी होते थे। जैसे महादंड नायक होता था, वो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। महाबलाधिकारी वो सैन्य विभाग का होता था। इस प्रकार इनके अलग अलग क्या थे, विभाग विभाजित थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन इनकी पढ़ते हैं। देखिए पूरा का पूरा गुप्त काल, यानी केंद्र में तो कौन हो गया, गुप्त काल, केंद्र में तो हो गया राज्यसभा। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो गुप्त क्षेत्र था, साम्राज्य था, वो प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांतों में विभाजित था। किन में विभाजित था? प्रांतों में विभाजित था। यानी पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य किस में विभाजित था? प्रांतों में। और इन प्रांतों को क्या बोला जाता था? प्रांतों को बोलते थे भुक्ति देश या भोग। ठीक है, यानी प्रांतों को क्या बोलते थे? भुक्ति भी बोलते थे, देश भी बोलते थे और भोग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? भुक्ति, देश या भोग। ठीक है, जैसे अपन वर्तमान में राज्य बोलते हैं ना, उसी प्रकार से। यानी गुप्त, पूरा का पूरा गुप्त जो साम्राज्य था वो किन में बांट दिया गया? प्रांतों में। और प्रांतों को क्या बोलते थे? भुक्ति, देश या भोग बोलते थे। और इनका जो अध्यक्ष होता था ना, वो होता था उपरिक। क्या होता था? उपरिक। यानी भुक्ति, देश या भोग, इनका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? उपरिक। और इसकी जो नियुक्ति है वो राजा के द्वारा की जाती थी। और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, जो सीमांत प्रांत होते थे, सीमांत जो प्रांत होते थे, सीमांत प्रांत, वहाँ के शासकों को गोप्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? गोप्ता। ठीक है, देखिए अंतर। मैंने क्या कहा अभी कि पूरा का पूरा, जैसे ये मैंने ये लगा दिया आपको कि पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य है। ठीक है, अब राजा यहाँ पर बैठा है, तो इस राजा की सहायता के लिए तो 9 व्यक्ति है। अब पूरा का पूरा गुप्ता वो किस में बंट गया? प्रांतों में बंट गया। किस में बंट गया? प्रांतों में। और प्रांतों को क्या बोलते हैं? भुक्ति, देश या भोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुक्ति, देश या भोग। और इनका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? उपरिक। क्या कहलाता था? उपरिक। और इस उपरिक की जो नियुक्ति वो राजा के द्वारा की जाती थी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और जो सीमांत प्रांत होते हैं ना, सीमांत प्रांत का अर्थ होता है यानी जो क्षेत्र जीते जाते थे, जो मान लीजिए जिस प्रकार से दक्षिण में या समुद्रगुप्त ने अनेक प्रकार के क्षेत्र जीते थे, वहाँ के शासक जो होते थे उनको क्या बोलते थे? गोप्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोप्ता बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रांतों के बाद, यानी प्रांतों के बाद ये जो प्रांत थे उन्हें जिलों में विभाजित कर दिया गया। किसमें? जिलों में। और जिलों को क्या बोलते थे? ये विषय बोलते थे। क्या बोलते थे? विषय। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि गुप्त काल में जिलों को क्या बोला जाता था, प्रांतों को क्या बोला जाता था, राजा की सहायता के लिए कौन सी संस्था बनाई जाती थी, जैसे राज्यसभा। तो और विषय ना, विषय ये इसका जो अध्यक्ष होता है, यानी जिला बोल दो चाहे विषय बोल दो, वर्तमान में अपन जिला बोलते हैं ना, तो जिला और जिले को उस समय क्या बोलते थे? विषय। और विषय का अध्यक्ष क्या कहलाता था? विषयपति। क्या कहलाता था? विषयपति। ठीक है, यानी राज्यसभा ये तो हो गया केंद्र में, यानी राजा की सहायता के लिए। ये हो गया मान के चलो राज्य, वर्तमान में अपन मान सकते हैं राज्य। ये जिला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो मुख्यालय होता था, एक और चीज़ सुनिए आप कि राज्यसभा केंद्र, प्रांतों में विभाजन राज्य बोल सकते हो। और यहाँ पर इनको बोलते थे भुक्ति, देश या भोग। भुक्ति, देश या भोग, इन्हें बोलते थे भुक्ति, देश या भोग। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा। और इनका जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? उपरिक। क्या कहलाता था? उपरिक। ये मैंने आपको अभी बता दिया। यानी राजा अपनी सहायता के लिए क्या करता था? राज्यसभा बनाता था। क्या बनाता था? राज्यसभा, जिसमें 9 लोग होते थे। फिर पूरा का पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभाजित कर दिया। प्रांतों को बोलते थे भुक्ति, देश या भोग। और राजा क्या करता था? इनके ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति करता था, जो उसको बोला जाता था उपरिक।
और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और जिला है ना, जिलों को बोलते थे विषय, और विषय का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? विषयपति। अब ये विषयपति है ना, इसकी नियुक्ति राजा नहीं करेगा, इस विषयपति की नियुक्ति कौन कर देगा? उपरीक कर देगा। बस यही बात आपको समझनी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर इसका जो कार्यालय था, कार्यालय, उसे अधिष्ठान बोलते थे। क्या बोलते थे? अधिष्ठान। यानी जिलों के अंदर जो विषयपति होता था वो जहाँ पर बैठता था, इसका जो कार्यालय होता था उसे क्या बोलते थे? अधिष्ठान। जिले के अंदर अभिलेखों को सुरक्षित रखना, यानी अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो एक मतलब उसका अलग से विभाग बनाया गया था, उसका अध्यक्ष कहलाता था पुस्तपाल। क्या कहलाता था? पुस्तपाल। ये प्रत्येक जिले के अंदर होता था, ठीक है। यानी जिले को जिले का विषय का अध्यक्ष विषयपति, नियुक्ति उपरक के द्वारा, और विषयपति का जो प्रधान कार्यालय था उसे क्या बोलते थे? अधिष्ठान। और अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जिलों के अंदर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी जिसे क्या बोलते थे? पुस्तपाल। क्या बोलते थे? पुस्तपाल, ठीक है। इसके बाद में ये जिला आ गया, जिलों को नगरों में विभाजित किया गया, यानी जिलों को किस में विभाजित कर दिया गया? नगर में। किसमें? नगर में, ठीक है। अब देखिए नगर का जो अध्यक्ष होता था, नगर का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था पुरपाल। क्या कहलाता था? पुरपाल। जबकि नगर परिषद का जो अध्यक्ष था वो नागरिक कहलाता था। ये याद कर लेना ढंग से, वरना आपसे प्रश्न पूछेगा कि नगर का अध्यक्ष कौन है, तो आप नागरिक कर दोगे, ठीक है। जबकि नगर परिषद का अध्यक्ष होता था नागरिक। और नगरों के बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम का अध्यक्ष कहलाता था ग्रामिक। क्या कहलाता था? ग्रामिक। उसे पंचमंडली भी कहा जाता था भाई, यानी गांव जो होता था उसे क्या बोलते थे? पंचमंडली भी बोला जाता था, ठीक है। ग्रामिक अध्यक्ष और इसे पंचमंडली भी बोला जाता था, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, यानी गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे अपन। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की सहायता के लिए एक कुछ मंत्रियों की, कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी जिसे बोलते थे राजसभा, जिसके अंतर्गत लगभग 9 व्यक्ति होते थे जिनके पास एक पूरा का पूरा विभाग होता था। जिस प्रकार से किसी के पास सेना दे दी, किसी को पुलिस वाला विभाग दे दिया, किसी को न्याय वाला विभाग दे दिया, तो ये उस प्रकार से 9 व्यक्ति होते थे, ठीक है। तो प्रांतों में विभाजन, प्रांतों को क्या बोलते थे? भुक्ति देश या भोग। और नियुक्ति किसके द्वारा? इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा। और अध्यक्ष क्या कहलाता था? उपरीक। जिलों को बोला जाता था विषय, और विषय का अध्यक्ष विषयपति, और नियुक्ति उपरीक के द्वारा। इनका जो प्रधान कार्यालय वो अधिष्ठान कहलाता था। और अभिलेखों को सुरक्षित रखने का जो व्यक्ति होता था, जो अभिलेखों को सुरक्षित रखता था, उसे क्या बोलते थे? पुस्तपाल। अब नगर का अध्यक्ष कहलाता था पुरपाल, जबकि नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नागरिक। उसके बाद ग्राम प्रशासन की क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई। और ग्राम का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ग्रामिक, जहाँ पर छोटे छोटे मामले सुलझाए जाते थे, और इसे बोला गया पंचमंडली। क्या बोलते थे? पंचमंडली। हमने ये पढ़ लिया था इनके प्रशासन की व्यवस्था के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे इनकी जो आगे आएगा इनका न्याय प्रशासन। न्याय के बारे में अपन पढ़ेंगे। पढ़ा देता हूँ आपको न्याय व्यवस्था। देखिए न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखो, न्याय व्यवस्था यानी गुप्तों की न्याय व्यवस्था कैसी थी। वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो गुप्तों की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि फाहियान इसका वर्णन करता है कि मतलब इस प्रकार की चोरी वगैरह ये लोग नहीं करते थे, ब्राह्मणों का देश होता था ये। तो न्याय व्यवस्था के अंदर आपको न्याय व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख जो अध्यक्ष होता था, न्याय व्यवस्था का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे महादंड नायक। महादंड नायक, ठीक है। यानी इसे आप जज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जज, ठीक है। अब एक बात और सुनो, अभी मैंने क्या कहा कि सिस्टम कौन सा है? राजतंत्रात्मक। कौन सा सिस्टम है?
राजतंत्रात्मक राजा का शासन है, तो सर्वोच्च जो न्यायिक व्यवस्था होगी ना वो तो राजा के पास रहेगी, यानी अंतिम फैसला तो राजा के पास होना है। जबकि ये राज्यसभा का सदस्य होता था, महादंडनायक है नहीं ये किसका सदस्य होता था? ये उन 9 व्यक्तियों में आता था। कितने व्यक्तियों में? जो राजा की सहायता के लिए जो राज्यसभा बनाई जाती थी ना, यानी राजा की सहायता के लिए जो राज्यसभा बनाई गई थी उसका सदस्य होता था ये। तो ज़्यादातर फैसले यहीं पर निपटा दिए जाते थे, ठीक है। और उस समय ना जो न्यायालय होते थे उन्हें कई प्रकार से विभाजित किया गया था, जैसे श्रेणी, पुग, कुल और राजा का न्यायालय, ठीक है। यानी ये मान के चलो गांव में, ये नगर में, ये जिलों में, ठीक है। अगर यहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर अंतिम रूप से राजा के, यानी ये आप देखो ये इनकी न्याय व्यवस्था का स्तर था। किस प्रकार से कि सपोज करिए सबसे छोटा न्यायालय कुल जो गांव के अंदर है, ये अगर कोई छोटा मोटा केस है तो वो यहीं पर निपटा दिया जाएगा। उसके बाद पुग यानी नगर का आई, उसके बाद श्रेणी का जिलों में होते थे, जैसे वर्तमान में है ना अपने सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये, और राजा का जो न्यायालय होता था वो अंतिम रूप से होता था, नहीं राजा के दरबार में कोई बड़ा मामला होता था वो फिर डायरेक्ट किसके पास